नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 154 नोरो वायरस के केसेस पाए गए हैं, जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, 154 नोरो वायरस आउटब्रेक्स इन इंग्लैंड एज कोविड-19 प्रिकॉशंस रिलैक्स, और इस तरह के कई सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये नोरो वायरस एग्जैक्टली है क्या, और क्या ये कोई नई चीज है, ये कितना डेंजरस है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है अचानक से कि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर वहां की जो हेल्थ एजेंसी है उसका नाम है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड। उनके द्वारा बताया गया है कि अचानक से जो नोरो वायरस के केसेस हैं उसकी संख्या बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है कि नोरो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, यह पहले से चलता आ रहा है, इससे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अचानक से जो केसेस में इजाफा हुआ है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। अब देखिए, इसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं कोविड से भी जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से जितने लोग इन्फेक्ट हुए होंगे उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोई जब दूसरा वायरस उनके ऊपर अटैक करेगा तो यहां पर शायद उनके बॉडी के इतनी क्षमता नहीं होगी कि उसको रोक सके। इसकी वजह से थोड़ी सी यहां पर चिंता बढ़ जाती है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जब ये रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, अचानक से चीजों को ओपन किया जा रहा है, लॉकडाउन हटाया जा रहा है, और इसी के बीच यहां पर नोरो वायरस के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। स्पेशली बताया जा रहा है कि पिछले 5 हफ्तों में यहां पर 154 केसेस इंग्लैंड के अंदर। अब ध्यान रखिएगा, जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है नदर्न आइलैंड भी आता है, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में 154 केसेस देखे गए हैं, विच इज 3-fold इंक्रीज। मतलब कि पिछले 5 साल का आप एवरेज देखो इस पर्टिकुलर पीरियड में, तो यहां पर 3 गुना ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी चिंताजनक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नोरो वायरस एग्जैक्टली है क्या। तो यूएस की जो हेल्थ एजेंसी है, वहां का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनके द्वारा डिफाइन किया गया है कि ये कंटेजियस वायरस है। कंटेजियस का मतलब होता है कि ये फैल सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वोमिटिंग एंड डायरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे कोई बहुत बड़ा चिंता का बात तो नहीं है, लेकिन यहां पर चीजें होती क्या है इसके अंदर, ये वोमिटिंग, जो उल्टी करते हैं हम, डायरिया हो गया, दस्त लगना, इस तरह की चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसको विंटर वॉमिटिंग बग के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज है। और यहां पर ये बोला जा रहा है कि जिस भी पर्सन को ये नोरा वायरस हो जाता है, जो इलनेस से गुजर रहा होता है, वो बिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स अचानक से निकालता रहता है। मतलब वो जहां पर भी जाएगा तो उसके माउथ से जैसे भी जो वायरस है, पार्टिकल्स हैं, वो आपका लगातार आते रहेंगे। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये काफी ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं वो सभी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर जाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहां पर दूसरे को बीमार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर अगला यह आएगा कि कोई दूसरा पर्सन यहां पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नोरो वायरस से। तो जो सीडीसी है उन्होंने इसके बारे में बताया कि या तो आप डायरेक्टली उस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे, तब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोरोना वायरस होता है वो आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हो तो इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है उसके कांटेक्ट में अगर आ पाए, या फिर जहां पर भी वो पर्सन गया है उसके सरफेसेस पर अगर ये वायरस रहा, तो काफी लंबे समय तक ये वायरस सरफेस पे रहता है। और उस सरफेस को अगर आपने टच कर दिया और हाथ नहीं धोया और डायरेक्टली आप अपने मुंह के पास वो अपना जो हैंड है वो ले गए, उसकी वजह से नोरो वायरस जो है फैल सकता है। ये लगभग बाकी की जो वायरस फैलते हैं उसी तरह से आपको ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पहले ऐसा नहीं होता आ रहा था, पहले भी इसी प्रकार की चीजें थी। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि जो केसेस इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से यहां पर हमें इसके बारे में डिस्कस करना पड़ा है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, मतलब कौन कौन सी चीजों को देखकर लगेगा, तो अगेन यहां पर डायरिया, वॉमिटिंग तो है ही है जैसा मैंने बताया। इसके अलावा नौसिया हो गया, स्टमक पेन हो गया, और क्या होता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन में जलन सी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और इसी को कहा जाता है अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फीवर, हेडेक, बॉडी एचेस, ये भी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सिम्टम्स हो गए। और सिम्टम्स बेसिकली बताया जाता है कि जैसे ही आप इस वायरस के कांटेक्ट में आओगे उसके 12 से 48 घंटे के अंदर ये आपको सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, और 1 से 3 दिन तक ये सिम्टम्स रहता है, उसके बाद चला जाता है। एक और यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर क्वेश्चन कोविड के समय एक बार पूछा जा रहा था कि किसी पर्सन को कोविड हो गया, क्या दूसरी बार भी हो सकता है। तो हमें पता है कि आज के डेट में हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरी बार भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी डेवलप हुआ है हमारे बॉडी में एक बार कोविड होने के बाद, वो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रहेगा, राइट।
उसी प्रकार से जो नोरो वायरस है, एक बार किसी पर्सन को हो गया तो वापस से भी हो सकता है, क्योंकि बताया जाता है कि नोरो वायरस कई प्रकार के आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के। तो अगर एक बार इस प्रकार का हुआ, दूसरी बार कोई दूसरे प्रकार का वायरस हो सकता है, नोरो वायरस हो सकता है, तो इसकी वजह से आपको नेक्स्ट टाइम भी नोरो वायरस हो जाएगा। और कब तक इम्यूनिटी लास्ट करता है तो इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैंने इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की तो कहीं पर भी इसके बारे में एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर नोरो वायरस एक बार हो गया तो कब तक आपको इम्यूनिटी रहती है, मतलब एंटीबॉडीज आपके बॉडी में जनरेट रहते हैं, ये नहीं पता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता लगाया जाता है। देखिए सिंपली है कि जब आपको कोई सिम्टम्स दिखेंगे तो डॉक्टर देख के ही कई बार बता देता है, या फिर जो स्टूल सैंपल होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उसके सैंपल को डिटेक्ट किया जाता है, उसमें से पता चल सकता है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। देखिए यहां पर जो नोरो वायरस है, ये जैसे कोविड-19 में हम हाइजीन की बात करते हैं, प्रॉपर हैंड हाइजीन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेम इसमें भी। और यहां पर बताया जाता है कि अगेन कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, टॉयलेट गया हुआ है, कोई डायपर चेंज कर रहे हैं स्पेशली, तो यहां पर आपको हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए। खाने के पहले आप फूड को हैंडल कर रहे हो या फिर किसी दूसरे को मेडिसिन दे रहे हो तो हमेशा हाथ धोकर सारी चीजें करनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज होता है कि एक बार किसी पर्सन को नोरो वायरस हो गया तो ठीक होने के बाद उसको लगता है कि यहां पर वो फैला नहीं सकता, लेकिन बताया जाता है कि जो ह्यूमन फीसेस होते हैं और जो वॉमिटिंग होती है उसमें काफी लंबे समय तक जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो मौजूद रहते हैं। तो एक बार पर्सन ठीक होने के बावजूद भी वो दूसरे पर्सन को फैला सकता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है हैंड में हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, एक पर्सन को हो गया तो देखिए ट्रीटमेंट का इसका कोई स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं है। यहां पर सिंपली बताया जाता है कि क्योंकि आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, डायरिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड लॉस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है शरीर में। इसकी वजह से लगातार आपको खूब सारा लिक्विड लेते रहना चाहिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में, यही ये बताया जाता है। और ज्यादातर लोग क्या होता है, रिकवर कर जाते हैं बिना किसी मेडिसिन और ट्रीटमेंट के, रिकवर कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादातर इसमें जो एडल्ट पर्सन है और जो स्मॉल चिल्ड्रन है उनके ऊपर देखने को मिलती है। उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी शायद नहीं होती है और इसी की वजह से उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देना पड़ता होगा, या फिर हॉस्पिटल में अगर 1-2 दिन भर्ती होना चाहते हैं तो वो भी यहां पर देखा जाता है। तो देखिए यहां पर ये जो अभी के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक और चीज बताया गया था कि जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वहां पर आपको ये कई सारे केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया कि बच्चों के ऊपर ये थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है और उनको डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होगी तो यहां पर थोड़ी सी चिंता हो जाती है। बस यही है इसके बारे में अभी के लिए। तो आई होप कि इसके बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसके जस्ट बाद सबसे पहले तुरंत कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, कौन से इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आप आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू डाउनलोडिंग आवर ऐप, या फिर studyaiku.com पर भी आप विजिट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।